हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी के फेवरेट फैकल्टी का स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सीएमए फाउंडेशन एग्जाम के लिए लास्ट 30 डेज एग्जाम स्ट्रेटेजी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो रफली अब हमारे पेपर में 30 डेज का टाइम बचा है। इस 30 डेज में आपको क्या सारी चीजें करनी चाहिए, क्या सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे लाइन वाइज मुझे पॉइंट्स याद आते जाएंगे, मैं उसको यहाँ पे नोट डाउन करते जाऊंगा। आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। कोई पॉइंट अच्छा लगता है तो आप लोग भी नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज ये जो वीडियो है इस चैनल पे हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं, वापस से आप कभी भी एनी टाइम आप इसको रिपीट करके देख सकते हो। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन से। सबसे पहले आते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका एटलीस्ट 80% ऑफ द सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 80% जो आपका सिलेबस है वो क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। व्हाट डू आई मीन बाय इट कि 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा कि फॉर एग्जांपल पेपर नंबर 1 में अगर 10 चैप्टर्स है, पेपर नंबर 1 में अगर 10 चैप्टर है तो एटलीस्ट 8 ऐसे चैप्टर होंगे जिसको आपने अभी तक एक बार रीड कर लिया है, और एक एक बार आपने उसके जो बुक के पीछे आपके क्वेश्चन है एटलीस्ट आपने उतना बना लिया है। इसको मैं मानूंगा 80% चैप्टर जो है आपका, 80% जो सिलेबस है वो कंप्लीट। अगर 2 चैप्टर बच भी गए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे पास अभी टाइम है, उसको कैसे क्या कवर करना है अभी मैं डिस्कस करूंगा। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, यानी जब ये वीडियो आ रही है, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपका एटलीस्ट 80% पोर्शन ऐसा होना चाहिए जो आपने एटलीस्ट एक बार देख लिया। अब वो कितना अच्छी तरीके से आता है, नहीं आता है, कितनी हमने गलती की वो अलग बात है, बट एटलीस्ट एक बार आपकी नजरों के सामने से वो जा चुका होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेव हो गया होगा। तो 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिनका नहीं हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि सर अभी तो मैंने 50% सिलेबस कंप्लीट किया है, मैंने सीएमए में एंटर करने का डिसीजन लेट लिया है, मेरी बुक्स लेट आई, कोई भी रीजन हो सकता है। मान लो कि आप बैठे हो अभी 50%, टारगेट करो कि आप एटलीस्ट 80% तक पहुंच जाओ। अच्छा, मैं ये 80% पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? 80% एक ठीक-ठाक ज़ोन है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम आप 100% कर लोगे तो पास होने की आपकी चांसेस हो गए हैं। क्लियर बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ के चले जाते हैं, बट फिर भी पेपर में उतना परफॉर्म नहीं कर पाते। कई लोग होते हैं बहुत कम प्रिपरेशन करते हैं, बट जितना करते हैं उतना सॉलिड करते हैं, और अच्छी तरीके से आपका एग्जाम में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो निकल के आती है। तो 80% मेरे हिसाब से वो वाला ज़ोन है। क्योंकि अगर आप 100% भी पूरा अच्छी तरीके से तैयारी करोगे, फिर भी लास्ट डे पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ रह जाएगी जिसमें आप श्योर नहीं होगे, कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक, कॉन्सेप्ट, कोई लाइन ऐसी रह जाएगी जो आपको नहीं बन रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स में मैं बोलूँ, तो मान लो रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर हो गया, न्यू सिलेबस वाले हो तो जो अभी नया जो आपका जुड़ा है चैप्टर्स हैं, वो वाले हो गए, वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लास्ट तक भी वो नहीं समझ में आते हैं, ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एटलीस्ट 80% सिलेबस पे तो आपकी पकड़ होनी चाहिए, यानी इतना ही कर लो और इसी को बहुत अच्छी तरीके से कर लो। ऐसा नहीं कि एकदम 100% नहीं हुआ तो हम पास ही नहीं हो पाएँगे। जितना क्यों, उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से कर लोगे तो हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी होनी चाहिए कि कम से कम इतना कंटेंट आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हो। जिन लोगों ने कम किया है, मेक श्योर कर लो कि इतने तक आप पहुँच पाओ, इतने तक तो पहुँच ही पाओ। दूसरी चीज़, अब 30 डेज़ का टाइम है। बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं है कि आपका एकदम ज़्यादा वास्ट सिलेबस छूटा हुआ है तो आप उसको कर लो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, 80% सिलेबस तक कर लो, एक डिसेंट है। मेन आपको फोकस करना है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे। मेन आपको फोकस करना है क्वेश्चन की प्रैक्टिस में। मैं शॉर्ट में लिखूँगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिख के आपको वीडियो स्ट्रेच करने का मतलब नहीं, आप लोग समझते जाना। मेन आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम बना पाएँ उतना बेटर होगा। क्वेश्चन बनाने के सोर्स क्या-क्या हैं? सबसे पहले है आपकी मॉड्यूल, ठीक है? मॉड्यूल में आपके चैप्टर खत्म होने के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बना लो। दूसरा, न्यू सिलेबस वालों के लिए इंस्टीट्यूट ने इस बार निकाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर एमक्यूपी, वो आपको कर लेना है। जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं आपके लिए एमटीपी है, पुराना है पर पढ़ा है, कर सकते हो, इफेक्टिव है। तो ये तो आपको करना है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने बहुत पहले टाइम पे निकाले थे एक क्वेश्चन बुकलेट बाय द नेम ऑफ बिट्स क्वेश्चन। कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ आपको मिलेगा, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है, चैनल में जाके चेक करोगे मिल जाएगा। इसको भी डाउनलोड करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाने हैं। ओल्ड सिलेबस वाले हो, न्यू सिलेबस वाले हो, फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपने-अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो लगे कि हाँ, ये क्वेश्चन मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको हटा देना। बाकी जितना भी है, कर लेना। क्लियर बात है? पेपर पैटर्न आपका होने वाला है एमसीक्यू बेस्ड। किसी भी तरीके का आपको रिटर्न में आंसर नहीं मांगा जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बिट्स क्वेश्चन में ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर मांगा है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से सेट था। ओल्ड सिलेबस जब ऑफलाइन होता था तो उसमें रिटर्न का एलिमेंट भी होता था, एमसीक्यू भी होता था। तो जो न्यू सिलेबस वाले हैं या इवन ओल्ड वाले भी हैं, आपका पेपर एमसीक्यू पैटर्न में होगा। रिटर्न वाले क्वेश्चन में आपको फोकस नहीं करना है। एक बार ऐसे ही गो थ्रू कर सकते हो कि देख लो आप आंसर दे पा रहे हो कि नहीं ओरली। ये आपको आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बिट्स क्वेश्चन कर सकते हो, न्यू सिलेबस वाले एमक्यूपी कर लेंगे, पुराने वाले एमटीपी कर लेंगे, और वाइस वर्सा भी कर सकते हो। भैया न्यू सिलेबस वाले एमक्यूपी तो बनाना ही बनाना है, एमटीपी भी बना लो, पुराने वाले एमक्यूपी निकला है उसको भी आप सॉल्व कर लो। हो गया इतना, बिट्स क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। पास्ट ईयर में जो भी पेपर हुआ उसको आप एक बार देख के जा सकते हो।
ये आपको मिल जाएँगे 2019 से आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको कैसे डाउनलोड करना है जल्दी इसके रिलेटिंग में मैं आपको वीडियो लाने वाला हूँ। इसके बाद के क्यों आपको नहीं मिलेंगे 2020, 21, 22 तो उसका भी आंसर मैं उसी वीडियो में दूँगा। तो ये चीज़ आपको पास्ट ईयर पेपर्स पीवाईपी इसको भी आपको बना लेना है। एक बार रीड कर लोगे काम हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस टाइप का आपका पेपर आने वाला है। तो ये है आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए और कहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ये। इसके अलावा मेरे साइड से आपको लास्ट अटेम्प्ट में मैंने रिलीज़ किया था टॉप 15 एमसीक्यू। टॉप 15 एमसीक्यू सीरीज़ हमने चलाई थी लास्ट जनवरी अटेम्प्ट के लिए। उसकी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल में सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसकी आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इस बार अटेम्प्ट के लिए हमने चालू की है टेस्ट टाइम विद ज्ञानी अकेडमी, शॉर्ट्स पे हम उसको चला रहे हैं। टेस्ट टाइम विद ज्ञानी अकेडमी वो आप देख सकते हो, डेली एक-एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस वहाँ पे करते जाओ। क्लियर बात है? तो ये हो गई आपकी प्रैक्टिस वाला पार्ट। सिलेबस कितना करना है? एटलीस्ट 80% तो आपको कर ही लेना है। ये तो मतलब आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई। 100% तक चले जाते हो, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करोगे मैंने आपको बता दिया। अब कब प्रैक्टिस करना है और किस तरीके से करना है? क्वेश्चन आता है बहुत लोगों का कि सर 1 दिन में हमको कितना आवर्स पढ़ना है? आवर्स, कि हमको कितना आवर्स पढ़ना है? क्या हम 9 घंटे पढ़ें? क्या हम 10 घंटे पढ़ें? 2 घंटे पढ़ें? 12 घंटे पढ़ें? कितना पढ़ें? क्वेश्चन आता है कि कितना पढ़ें? तो इसका कोई भी एक स्ट्रेट आंसर नहीं। ये डिपेंड नहीं करता आप कितनी देर पढ़ रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो। हो सकता है आप दिन में 2 घंटा पढ़ रहे हो, बट एकदम कॉन्संट्रेट होके पढ़ रहे हो, ठीक है? कोई भी एकदम 1 सेकंड का भी इधर-उधर आपका डिस्टर्बेंस नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ने के लिए 6-8 घंटा पढ़ रहे हैं, बट क्या हो रहा है आधा घंटा पढ़ रहे हो, फिर 50 मिनट आप इंस्टाग्राम चलाने लग गए, इधर-उधर घूमने लग गए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ये मत देखो घड़ी देख के मत पढ़ाई करो कि हाँ 8 घंटे हो गए बस, 10 घंटे हो गए बस, कंटेंट देख के पढ़ाई, ठीक है? टारगेट आप टाइम का मत बनाओ कि मैं 6 बजे से सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक पढ़ूँ। आप टारगेट बनाओ कि आज मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा खत्म करूँगा। वो 2 घंटे में हो, 3 घंटे में हो, 6 घंटे में हो, आपके ऊपर है। ठीक है? हालाँकि इतना छोटा टारगेट नहीं लेना है, अब आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है तो बड़ा-बड़ा टारगेट आप अकॉर्डिंगली आपको सेट करना है, ठीक है? तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि घंटे मत देखो, आप कितना कंटेंट पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस पे आपको फोकस करना है, ना कि टाइम देख के हमको फोकस करना है। क्लियर बात है एकदम? 4th पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम से रिलेटेड दैट इज़ स्लीप। सोना कितनी देर है भाई? तो 7 टू 8 आवर्स तो आपको स्लीप लेनी ही 7 टू 8 आवर्स आपको स्लीप लेनी है। बॉडी को इनफ रेस्ट मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम एग्ज़ाम के प्रेशर में 5-6 घंटे, 4-5, 3 घंटे ही सो रहे हैं, दिन में पूरे-पूरे टाइम या तो पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं बट बॉडी को आपके इनफ रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। स्लीप साइकिल आपको मेंटेन करके रखनी है, जितना देर आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए उतना प्रॉपर रेस्ट दो। मेरी तरफ से एडवाइजेबल है 7 टू 8 आवर्स, ठीक है? 7 टू 8 आवर्स आप ईज़िली सो सकते हो और बाकी टाइम में आप इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। जैसे एग्ज़ाम पास आएगा समझो 1 वीक पास आ गया, तो अगर आप 8 घंटे कर रहे हो, तो उसको 7 आवर्स पे ले आओ। ठीक है? इतना ही आप कर सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा कम मत करना अगर आपकी बॉडी उस कैपेबल है, ठीक है? थोड़ा 1 घंटा आप और पीछे ले जाओ बट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है? वरना ऐसा नहीं हो आप एग्ज़ाम देने बैठे हो और नींद आ रही है या आप बेहोश हो गए, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? तो इतना आपको स्लीप पे ध्यान रख नेक्स्ट थिंग इज़ समर सीज़न है। अभी फ़िलहाल समर सीज़न। धीरे से जैसे आपका एग्ज़ाम पास आएगा, जुलाई का मंथ स्टार्ट हो चुका होगा और ये समर से चेंज हो जाएगा रेनी सीज़न ऑलमोस्ट। तो जैसे ही वेदर चेंज होता है, हम सभी को पता है हमारी हेल्थ बिगड़ती है। बहुत लोगों की बिगड़ती है, मेरी भी तबीयत खराब होती है, 1-2 दिन, 3 दिन बुखार आता है और ये होता ही है, नॉर्मल चीज़ है। जैसे ही वेदर चेंज होता है, बीमार हम पड़ते हैं। इसी चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोशिश करो बहुत ज़्यादा आप घर से बाहर मत निकलो। अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो मेक श्योर कि भैया आप क्लासेस करने बाहर जा रहे हो। हो सकता है आपने कहीं ऑफलाइन क्लासेस वगैरह ले रखी हो, तो आप क्लास करने के लिए बाहर जा रहे हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घूमना-फिरना बंद कर दो, घूमने-फिरने के लिए हम बाहर नहीं निकले। गर्मी में भी तकलीफ होगी, ठंड तो नहीं, बारिश आएगी, बारिश में भी तकलीफ आपको होगी, बीमारियों का सीज़न चालू हो चुका है, ठीक है? तो बीमारियों से आपको बचना है। घूमना-फिरना एकदम बंद कर दो, क्लासेस के लिए अगर बाहर जाना पड़ रहा है जाओ, अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो उसके लिए अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है जाओ। बाकी सीएमए फाउंडेशन का पेपर है, आई होप अगर आपने ऑफलाइन क्लासेस कहीं ले रखी होगी, अभी तक आपका कोर्स रिवीजन सब अच्छे से हो गया होगा। अब आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हो और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूब से ही या इधर-उधर से कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो घर से कम बाहर निकलो, ठीक है? ताकि आप बीमार ना पड़ो। बीमार आप 2-3 तरीकों से और पड़ सकते हो। पहला ऊट-पटांग खा ईटिंग हैबिट्स, ठीक है? ये कर लो। ईटिंग हैबिट्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ऐसा नहीं कुछ भी ऊट-पटांग बाहर का 1 महीने तो स्ट्रिक्टली बंद कर दो, ठीक है? 1 महीने बाहर का पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, गुपचुप, मैगी, दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं, जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उसको आप बंद कर दो। 1 महीने कड़ी तपस्या में अपने आप को डाल दो। ऐसा नहीं है कि एकदम सात्विक भोजन पे चले जाओ जो जो आपने कभी की नहीं। ऐसा भी नहीं करना है, नॉर्मल खाना खाओ, ठीक है? बाहर की चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करो और एग्ज़ाम के 1 वीक बिफोर तो भैया और ज़्यादा। 1 वीक बिफोर तो भैया बाहर का पानी तक भी नहीं पीना, घर में जो आ रहा है वही अपना रखे रहो उसी तो ईटिंग हैबिट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ऐसा नहीं भैया कैफ़े, मोमोज़ दुनिया भर की चीज़ें चल रही है, बिल्कुल नहीं। ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान दो, बढ़िया ढंग के सीज़नल जो भी फ्रूट्स हैं, वो खाओ, मम्मी के, पापा के हाथ का बना हुआ फ्रेश-फ्रेश घर में गरमा-गरम खाना खाओ। क्लियर बात है? दूसरी चीज़ भैया वाटर, WATR काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गर्मी का समय है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पानी टाइम से टाइम पीते रहो, 2-3 लीटर तो मिनिमम एक दिन में आप पी लो, इतना मेक श्योर करो। क्लियर बात है? हाँ। नेक्स्ट इज़ सेंटर रिलेटेड प्रॉब्लम, सेंटर, ठीक है? सेंटर रिलेटेड प्रॉब्लम। लास्ट टाइम तक एग्ज़ाम हो रहे थे ऑनलाइन, घर में बैठे-बैठे आप आराम से दे सकते हो। इस बार हो गए आपके पेपर ऑफलाइन, आपको एक सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहीं पे आपके एग्ज़ाम होंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको अपनी सिटी में सेंटर नहीं मिला होगा, ठीक है? अब सेंटर हमको कहाँ मिला ये आपको पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक आई गेस एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हुआ है। जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा आपको पता चल जाएगा कहाँ पे सेंटर आपका है। सर एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा? ये चीज़ मुझे भी नहीं पता, जब होगा मैं कोशिश करूँगा एक शॉर्ट बना के आपको अपडेट में पहुँचा दूँ। क्लियर बात है? सेंटर रिलेटेड चीज़ पे आपको ये फ़ोकस करना है कि जिन बच्चों का सेंटर दूर आ रहा है, एक सिटी से दूसरे सिटी में आ रहा है, तो मेक श्योर आप ये रिस्क मत लो। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ये रिस्क मत लो कि भई अगर सुबह हमारा 9 बजे पेपर है फॉर एग्ज़ाम्पल और हमारी ट्रेन है मान लो 6 बजे, तो हम 6 बजे वाली ट्रेन में पहुँचेंगे, 2 घंटा 8 बजे स्टेशन पहुँच जाएँगे, वहाँ से अपने सेंटर चले जाएँगे। क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री में एक बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट हो चुका है, काफ़ी सारी ट्रेन कैंसल है, कुछ जो चल रही हैं वो अक्सर लेट हो जाती हैं। तो इस चीज़ पे बिल्कुल रिस्क मत लेना कि भई एग्ज़ाम के हम 1-2 घंटे पहले ही सेंटर पे पहुँचेंगे या बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मान लो 100 150 किलोमीटर है, सुबह गाड़ी से निकलेंगे 6 बजे, 2 घंटे 3 घंटे पहुँच जाएँगे और एग्ज़ाम देके वापस आ जाएँगे। इस चीज़ का ध्यान रखो, अगर आपका सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है मेक श्योर 1 दिन पहले या ट्रेन या बाकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को देखते हुए अगर 2 दिन पहले आपको सेंटर पे जाना पड़े, बिल्कुल चले जाओ। 2 दिन पहले अगर जाना पड़े चले जाओ। हो सकता है कहीं गड़बड़ मत हो जाए एग्ज़ाम वाले दिन। हो सकता है आप गाड़ी से जा रहे हो, टायर पंक्चर हो जाए, दूर-दूर तक कोई दुकान नहीं है, फँस जाओगे। ट्रेन से जा रहे हो, ट्रेन लेट हो गई, दिक्कत हो गया। आप किसी फ्रेंड के भरोसे थे, उसके साथ जाएँगे, वो मुझे छोड़ देगा, एंड टाइम पे उसने धोखा दे दिया, गड़बड़ हो जाएगी। तो मेक श्योर अगर आपका सेंटर दूर है, कुछ नहीं होगा, 1-2 दिन पहले आप पहुँच जाओ जिस भी सिटी में है और आराम से रेस्ट करो और वहाँ पे अपनी तैयारी कर लो, ठीक है? क्लियर बात है, बेटर लेट देन नेवर। नेक्स्ट चीज़ इज़ अगर आपका सेंटर आपकी सिटी में है तो मेक श्योर कि आप टाइम से पहुँच जाओ एटलीस्ट 1 घंटे का मार्जिन लेके चलना 45 मिनट्स 1 आवर टू 45 मिनट्स का मार्जिन लेके चलना कि आप सेंटर में पहुँच जाओ। सेंटर पे 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुँचोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एकदम जस्ट इन टाइम का कोशिश मत करना, ठीक है? मान लो सेंटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपकी चेकिंग होगी, अगर आपको घुसने नहीं दिया गया, अटेम्प्ट हाथ से चलेगा, दिसंबर में मिलेंगे सीट। 6 महीने अपने करियर में और ज़्यादा पीछे हो जाओगे। तो लापरवाही टाइम रिलेटेड चीज़ों पे बिल्कुल भी मत करना। क्लियर बात है? जी सर। और क्या बोल सकता हूँ मैं नेक्स्ट इज़ आपका जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे वो है आपका सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से थोड़ा-सा दूर हो जाओ। ठीक है? इंस्टाग्राम से तो एटलीस्ट आप दूर हो सकते हो। अपनी आईडी डीएक्टिवेट करने का आपके पास ऑप्शन आता है तो आईडी को आप डीएक्टिवेट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे बने रहना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुछ आपको अपडेट्स हो सकती हैं एग्ज़ाम रिलेटेड, वो आ जाएँ तो उसके लिए आपको अवेयर रहना ज़रूरी है। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया से एकदम कट ऑफ हो जाओ। यूज़ करना लिमिटेड कर दो, ठीक है? पूरा भी कट ऑफ नहीं होना, ऐसा नहीं कि दिन भर चला रहे हैं। यूज़ करना उसको लिमिटेड कर दो ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आई, एडमिट कार्ड रिलीज़, कोई मॉक टेस्ट पेपर अगर बाई चांस रिलीज़ हो गया, वैसे बहुत कम चांसेज़ है, बट हो सकता है तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। अगर बाई चांस आपका पेपर कहीं शिफ्ट हो जा रहा है, सेंटर वगैरह कुछ चेंज हो जा रहा है क्योंकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले, टाइम पे मिल जाए, इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिल जाए, इसके लिए आपका सोशल मीडिया पे रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बट हर समय रहना इज़ नॉट इवन नेसेसरी। तो आप बीच-बीच में चेक कर सकते हो कि हाँ, कुछ अपडेट आई है, नहीं आई है, दैट्स इट। बस उतनी ही अपनी प्रेज़ेंस बना के रखो, वो आपको यूट्यूब के थ्रू मेरे हिसाब से बहुत ईज़िली मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, जो आपको सिर्फ अपडेट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो और वहाँ से आपको अपडेट जो है मिल जाएगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह को बंद कर सकते हो, ठीक है? और सोशल मीडिया की बात चली है तो एक और चीज़ फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ घूमना-फिरना 1 महीने के लिए एटलीस्ट थोड़ा उसको पोस्टपोन कर दो। कोई पिक्चर निकल रही है, 1 महीने पोस्टपोन कर दो, बाद में थोड़े टाइम पे ही वो ओटीटी वगैरह में रिलीज़ हो गए। आराम से 1 महीने बाद एग्ज़ाम के बाद अपने देख लेना, एन्जॉय कर लेना। 1 महीने तक ये सब चीज़ अगली चीज़ है, स्लीप से रिलेटेड ही पॉइंट है जो मैं कवर कर रहा था बट बीच में रह गया दैट इज़ योर स्लीप साइकिल कि हमको कब सोना है, कैसे सोना है। कुछ बच्चे होते हैं सुबह उठ के जल्दी पढ़ने बैठ जाते हैं, कुछ होते हैं रात-रात भर। अब आपका एग्ज़ाम का टाइम क्या है आपको अच्छी तरीके से पता है। मैं नहीं बताऊँगा कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर दें। जो भी आपका एग्ज़ाम का टाइम है आपको अच्छी तरीके से पता है। क्या एग्ज़ाम रात में है? तो रात को जगने का अब फ़ायदा नहीं है। मेक श्योर कि आप अपनी जो स्लीप साइकिल है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नाइट आउल हो, ठीक है? अगर आप रात को जग के पढ़ रहे हो, तो उसको आप चेंज करो। धीरे-धीरे कोशिश करो कि आप रात को जल्दी सो जाओ और धीरे-धीरे, धीरे सुबह जल्दी उठना चाहो। मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम 4 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, बट उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कोशिश करो कि रात से हट के आप उसको सुबह तक लेके आओ। वरना ऐसा नहीं हो जाए एग्ज़ाम वाले दिन क्योंकि अब आपको रात को पढ़ने की आदत है, सुबह आप सो जाते हो, तो ठीक जैसे ही एग्ज़ाम टाइम चालू हुआ, आप नींद में ऐसे चक्कर लगा रहे हो। ठीक है? तो ये चीज़ ना हो इसलिए अपनी जो स्लीप साइकिल है, जो भी टाइम पे आप सो रहे हो, उठ रहे हो, उसको थोड़ा चेंज कर दो और थोड़ा-सा हल्का मॉर्निंग वाले रूटीन की तरफ धीरे-धीरे शिफ्ट होना चालू करो। अब इसको ये खतरों के खिलाड़ी बनने का ट्राई मत करना कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले हम चेंज कर रहे हैं, नहीं। धीरे से अभी-अभी करोगे तो हैबिट में आ जाएगा एग्ज़ाम तक, तो उस समय तक आपको बहुत ही ज़्यादा ईज़ हो जाएगी ये चीज़, ठीक है? अभी से इस चीज़ पे आपको वर्क करना। नेक्स्ट चीज़ इज़ सभी को आपको पता है, आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं 4 पेपर,
4 पेपर को मैं एक तरीके से अभी 4 सब्जेक्ट ही ले लेता हूँ, ठीक है? 4 सब्जेक्ट अपन समझ लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4 ठीक है? इसमें से एक पेपर ज़रूर ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस होंगे, बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा, बहुत अच्छी बात है। एक पेपर एकदम ऐसा होगा जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा क्या लगेगी? डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा आपको हार्ड लगेगा, ठीक है? बाकी के आई होप 2 पेपर आपके साथ ऐसे होंगे जो आपको मॉडरेट लेवल के लगेंगे। क्या लगेंगे? मॉडरेट लेवल के लगेंगे। अकॉर्डिंगली हमको हमारा जो बचा हुआ टाइम है उस हिसाब में स्प्लिट करना है। तो ईज़ी पेपर है, 2-3 दिन एट मैक्स आपने उसको रिवाइज़ किया, खत्म, बंद करके छोड़ दिया। जितने क्वेश्चन थे, जो मैंने ऊपर आपको सोर्सेज़ बताए वहाँ से आपने प्रैक्टिस कर लिया, बंद करके हटा दो। मॉडरेट पेपर है 5 से 6 दिन, जैसे मान लो आपको मैथ्स आपको मॉडरेट लगता है और आपको मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स मॉडरेट लगता है, तो उन दोनों सब्जेक्ट को 5-5 दिन दोनों को दे दिया, प्रैक्टिस कर लिया, बंद कर दिया। जो डिफिकल्ट और आपको हार्ड लगता है सबसे ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है, उसको आपको अभी अपना मैक्सिमम टाइम देना है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। इतने पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, उन पार्ट को जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है या जो आपको लग रहा है कि अभी तक नहीं पढ़ा है बट कर लूँगा तो आ जाएगा, ठीक है? आई होप आपने अपने अकॉर्डिंगली ऐसे टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिए होंगे जिसमें आप अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंट हो। थोड़े कन कॉन्फिडेंट और बिल्कुल ही नहीं हो। जैसे मैंने पहले बोला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर नहीं बन रहा है, आपको पता है मैं कितनी प्रैक्टिस कर लूँ नहीं बनेगा। छोड़ दो, मत करो। कोई दिक्कत नहीं है, 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू वाला आपके पास पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का लगा सकते हो। बट अगर वो नहीं बन रहा है, छोड़ दो, अपना टाइम वेस्ट करने से कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर बात है एकदम? तो ईज़ी चीज़ क्या है? जो भी आपको सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, उसको आप मैक्सिमम 3 दिन दे दो और अच्छी तरीके से रिवाइज़ करके साइड कर दो। जो सब्जेक्ट आपको मॉडरेट लग रहे हैं, 6-6 दिन दे दो, खत्म करो। वो सब्जेक्ट अगर आपको मॉडरेट लग रहे हैं, 6-6 12 दिन हो गया और यहाँ पे 3 15 दिन हो गया। अब बाकी का समझो आपको 12 दिन अपने एक पेपर में लगा दो जो आपको टफ लगता है। इसके अलावा भी आपके पास 3 दिन बचेंगे, उस 3 दिन में आपको कंप्लीटली उस 3 दिन में कंप्लीटली आपको इन चारों पेपर को साथ में लेके चलना है। चारों पेपर को साथ में लेके चलना है और उसको अकॉर्डिंगली रिवाइज़ करना है। इस तरीके के आपके जो लास्ट के अब 30 डेज़ बचे हैं, कुछ इस तरीके के लिए आप उसको प्लान आउट कर लो कि जो ईज़ी पेपर है कम टाइम दूँगा, मॉडरेट है थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँगा, हार्ड है और ज़्यादा टाइम दूँगा और लास्ट में बस 2-3 दिन का मार्जिन हो, जहाँ तक अच्छी तरीके से मेरा सिलेबस हो गया, मैं बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन बना चुका हूँगा और अब मेरे पास टाइम है कि मैं एक-एक दिन में पूरे चारों सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली पूरा रिवाइज़ कर पा रहा हूँ। एक दिन में चारों सब्जेक्ट पूरा प्रॉपर्ली रिवाइज़ रिवाइज़ कैसे करोगे? तो रिवाइज़ करने के लिए अगेन बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं। हमारे वन लाइनर्स आपको मिल जाएँगे। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हो, तो एक बार टेलीग्राम चैनल में हमारे नोट्स जाके चेक कर लेना। लास्ट में आपको वन लाइनर मिल जाएगा। वन लाइनर क्या है? जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके सिलेबस में जिससे क्वेश्चन बन सकता है, उसको मैंने एक-एक लाइन में अपने नोट्स में डाल दिया। उसको सिंपली रीड करोगे, फटाफट से आपका रिवाइज़ हो जाएगा। कहीं न कहीं चीज़ें मन में फट से बैठ जाएँगी और ईज़िली आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो। घुमा के आएगा तो अनलेस उसमें आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, आप आंसर नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए, उसके बाद ही रिवीजन करने बैठो। कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगा, उसके बाद रिवीजन करना। वन लाइनर आपके पास एक ऑप्शन है। फिर आप क्या कर सकते हो रिवीजन वीडियो या मैराथन रेफर कर सकते हो। बट उतने ही रिवीजन या मैराथन वीडियो को रेफर करना जिसमें आपका टाइम कम लगे, जिसमें आपका टाइम कम लगे। ऐसा नहीं है कि 12 घंटे में ही आपका रेगुलर सब्जेक्ट है और 12 घंटे का ही आप मैराथन देख रहे हो तो कोई भी मतलब का नहीं है, कोई भी मतलब का नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पूरा का पूरा अपने चैनल पे कवर करवाया। टोटल अगर उसकी टाइमिंग देखोगे तो मान लो अगर वो 2 घंटे का आ रहा है। तो मैं मैराथन क्यों देख रहा हूँ या मैं रिवीजन क्यों देख रहा हूँ ताकि मैं ये 2 घंटे का जो कंटेंट है उसको कम टाइम में रिवाइज़ कर लूँ। तो अगर कोई टीचर आपको ये 2 घंटे का कंटेंट 2 घंटे में ही रिवाइज़ करवा रहा है, तो रिवाइज़ नहीं करा रहा है, अब क्या ही करवा रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है? तो अब अगर आप मैराथन या रिवीजन वीडियोज़ देख रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका कम टाइम लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 1 घंटा लग रहा है, तो 2 घंटे का कंटेंट अगर आप 1 घंटे में कवर कर रहे हो, तो इट मेक्स सेंस कि हाँ, अब आपका टाइम बच रहा है, आप एक्चुअली रिवाइज़ कर रहे हो। आप पढ़ नहीं रहे हो उस चीज़ को, अब आप रिवाइज़ कर रहे हो अपने जो भी आपके कॉन्सेप्ट इधर-उधर थे, आप उसको थोड़ा-सा ब्रश अप कर रहे हो। क्लियर बात है? तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देखना है कि बहुत ज़्यादा लंबे मैराथन अगर कोई डाल रहा है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा वो काम का होगा, बट फिर भी चेक कर सकते हो। मैं किसी की भी यहाँ पे कैपेबिलिटी पे कोई भी क्वेश्चन येस नहीं कर रहा हूँ। सबका अपना-अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है। हो सकता है कोई बहुत धीरे-धीरे पढ़ा रहा है, उसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा हो। बट मेरा ये कहना है एज़ अ स्टूडेंट आपको अब अपना टाइम सेव करना है, बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और उसको पक्का कर लेना है। तो इस चीज़ पे आप फ़ोकस करो कि भई कम से कम समय में अपना बढ़िया से बढ़िया काम क्लियर बात है? जी सर। और क्या चीज़ पे अपन बात कर सकते हैं? हमने बात कर ली क्वेश्चन पेपर पे, सिलेबस कंप्लीशन, स्लीप साइकिल, ईटिंग हैबिट, पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है भैया, पीते रहना टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं अननेसेसरी पी रहे हो, बट मेक श्योर 3 लीटर आप पी लो एक दिन में, 2 से 3 लीटर आप कंज़्यूम कर रहे हो। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंस नहीं, दोस्ती-यारी, पार्टी-वार्टी दुनिया भर की चीज़ों से दूर। रिविज़न का मैंने आपको तरीका बता दिया है, आपको कैसे क्या करना है और क्या चीज़ बच गया। आई होप बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। सेंटर रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है। अगर दूर आ रहा है, मेक श्योर पहले ही पहुँच जाओ। एडमिट कार्ड मुझे भी नहीं पता कब आएगा, जब आएगा अपडेट वीडियो आप तक पहुँचा दूँगा मैं। क्लियर बात है? पॉइंट नंबर 13 कुछ डाल सकते हैं क्या अपन? एनीथिंग? कुछ बच गया हो? रीज़न्स? आई गेस अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि और कुछ डाल सकते हैं। अगर आपके पास बीइंग अ स्टूडेंट कोई और पॉइंट है,
है, जिससे आपको लगता है बाकी स्टूडेंट हेल्प हो सकती है। मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। मुझे अच्छा लगेगा, मैं पिन कर दूँगा। मुझे और भी कोई बाद में पॉइंट ध्यान आता है तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। तो मेक श्योर कि आप उसको चेक कर लेना। फिलहाल के लिए बहुत सारे पॉइंट पे अपन ने डिस्कशन कर लिया है, तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। लास्ट तक बने रहने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।